चलेगा व्हेन इट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जब न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो बेटा उसके साथ में क्या एसोसिएट होगी, एक वेव एसोसिएट होगी, और जब उसके साथ एक वेव एसोसिएट होगी तो उस वेव का एम्पलीट्यूड भी होगा। एम्पलीट्यूड समझते हैं वेव का? क्या होता है एम्पलीट्यूड? ये आपके पास में अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली बात मैं करता हूं तो यहां पर पार्टिकल मिडिल पोजीशन में, इधर मैक्सिमम डिस्टेंस पर गया, फिर मिडिल पोजीशन में आ गया, फिर इधर मैक्सिमम डिस्टेंस पे गया, फिर यहीं पे आ गया। यहां मिडिल पोजीशन से जितना मैक्सिमम डिस्टेंस पर इधर गया फिर वापस आया। हाइट ऑफ क्रस्ट या डेप्थ ऑफ ट्रफ को कहा जाता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? एम्पलीट्यूड कहा जाता है। बताया हुआ आपको एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव जो है, जिस वेव की वो बात कर रहा है, अच्छा वो वेव कैसी है? वेव जिसकी स्क्रॉडिंगर ने बात की वो वेव है 3 डायमेंशनल। कैसी वेव है? 3 डायमेंशनल वेव। 3 डायमेंशनल वेव कैसी होती है? मतलब अगर मैं ये कहता हूं एक पार्टिकल अब ऐसे लाइन में चल रहा है, एक लाइन में जा रहा है, लीनियर मोशन, वो लीनियर मोशन की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है वेव है, और वेव जब चलता है यानी कि वेन पार्टिकल जो एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन है, जब वो न्यूक्लियस के अराउंड चलता है तो एक सर्कुलर पाथ में, जैसे हम कह रहे थे कि सर्कुलर स्टेशनरी ऑर्बिट में चलता है, ऐसे नहीं चलता, बल्कि कैसे चलता है, उसके साथ में क्या एसोसिएट होती है? एक वेव। क्या एसोसिएट होती है? वेव। और वेव भी कैसी है? 3 डायमेंशनल, यानी उस वेव का कुछ पार्ट तो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग। किसके अलोंग होता है? एक्स एक्सिस। और कुछ पार्ट किसके अलोंग होता है? वाई एक्सिस। और कुछ पार्ट किसके अलोंग होता है? जेड एक्सिस। यानी वेव 1 डायमेंशनल या 2 डायमेंशनल नहीं है, बल्कि वेव कैसी है? 3 डायमेंशनल। और थॉमसन ने सबसे पहले कहा था एटम इज लाइक अ वाटरमेलन, लाइक अ स्फीयर। थॉमसन मॉडल की ये बात स्क्रॉडिंगर ने प्रूव की कि क्या नाम, थॉमसन सही कह के गए हैं कि एटम कैसा होता है? 3 डायमेंशनल। अगर मैं ये कंसिडर करता हूं कि बेटा ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है नंबर, और इसके अराउंड ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, तो ऐसे रिवॉल्व नहीं करता जैसे मेरी फिंगर ऐसे रिवॉल्व नहीं करता सर्कुलर पाथ में, ऐसे झूम झूम के रिवॉल्व करता है, वेव की तरह चलता है, वेव की तरह चलता है, लाइक अ वेव। और वेव भी कैसी? वेव का कुछ पार्ट कहाँ है? अलोंग एक्स एक्सिस, कुछ पार्ट कहाँ है? अलोंग वाई एक्सिस, कुछ पार्ट कहाँ है? अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये बात कितने बच्चे समझ गए? According to Schrödinger, a wave is associated. According to Schrödinger, what will you a wave is associated with electron. एक वेव एसोसिएट होती है किसके साथ में? इलेक्ट्रॉन के साथ। और वेव कैसी है? अ वेव इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन। जी बच्चों, अ वेव इज एसोसिएटेड में आप लिख नहीं पाते भाई। अकॉर्डिंग टू ये नाम स्क्रॉडिंगर, अ वेव is associated with an electron when it revolves around the nucleus. वो जो वेव है जिसे मैं इलेक्ट्रॉनिक वेव कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं उसको बेटा मैं? वेव इलेक्ट्रॉन के साथ है, देन वी से इलेक्ट्रॉनिक वेव। अ वेव इज एसोसिएटेड, देख लिया? तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट है, उस ये वेव का नाम क्या रखा गया? इलेक्ट्रॉनिक वेव। डी ब्रोगली ने इसको कहा मैटर वेव, इसने कह दिया इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वेव। और जब वो वेव है तो उस वेव का अपना एक एम्पलीट्यूड होगा, उस एम्पलीट्यूड को लिखा जाता है ऐसे, त्रिशूल सा बना लीजिए, इसे पढ़ते हैं साइन।
लिखते हैं पसी, PSI, पसी में साई है प्रोनाउंसिएशन, PSI स्पेलिंग होती है, एंड वी से दिस इज साई। क्या कहते हैं इसको बेटा? साई। ये साई क्या है? साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेव, ये इलेक्ट्रॉनिक वेव का एम्पलीट्यूड। और वेव मैंने कैसी बताई? वेव कैसी होती है बेटा? वेव कैसी होती है? थ्री डायमेंशनल। कैसी होती है वेव? ठीक है। तो भाई डेरिवेशन तो इसका सिलेबस में है नहीं, उतना हमने इसको करने की जरूरत है। अब हम ये समझते हैं कि वो स्क्रोडिंगर की इक्वेशन क्या है, और स्क्रोडिंगर की इक्वेशन जो मॉडर्न यानी कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, जो सबसे मॉडर्न हमारा एटॉमिक मॉडल है, जिसमें एटम को क्या माना गया है? लाइक अ स्फीयर, लाइक अ स्फीयर। उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस लाइक अ वेव। द वेव इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक वेव, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव इज नोन एज साई, राइट? और वेव वन डायमेंशनल नहीं है, टू डायमेंशनल नहीं है, वेव कैसी है? तो जब वो वेव चलती है उसका कुछ कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, कुछ होता है वाई एक्सिस के लॉन्ग, और कुछ होता है जेड एक्सिस के लॉन्ग। उन सारे कंपोनेंट को बताने के लिए इन्होंने इक्वेशन जो बनाई, इक्वेशन लिख रहा हूं, पहले लिखेंगे उसके बाद में समझाता हूं कि है क्या। डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ जानते हो? यस सर। ये जानते हो डी बाई डी एक्स? यस सर। इसे कहते हैं कंप्लीट डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं इसको? कंप्लीट डिफरेंशिएशन। एक डिफरेंशिएशन होता है जिसे हम कहते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। भाई आप 11th क्लास के बच्चे हो, इस तरह समझिए पार्शियल डिफरेंशिएशन, या कह लीजिए इनकम्प्लीट डिफरेंशिएशन, या ऐसे समझिए कितनी एक्सिस है? 3। एक एक्सिस का नाम है एक्स, दूसरे का नाम है वाई, तीसरे का नाम है जेड। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि जब आपकी वेव, ठीक है ना, एट ए टाइम वेव, भाई समझाने के लिए बता रहा हूं, जब एक्स एक्सिस के अलोंग है तो क्या वाई एक्सिस के अलोंग भी होगी? जेड एक्सिस के अलोंग भी होगी क्या? नहीं। उस टाइम पर वाई और जेड एक्सिस में वेव को हम नहीं मानते, वहां पर वो नहीं है। तो ये जो डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ सिर्फ किसके अलोंग कर रहा हूँ? एक्स एक्सिस। कौन सा वेव का कंपोनेंट ले रहा हूँ जो सिर्फ किसके अलोंग लाई करता है? एक्स के अलोंग लाई करता है। उस कंपोनेंट को लिखने के लिए वी हैव टू यूज, इसे पढ़ते हैं डेल, DEL, डेल पढ़ते हैं इसको, और थोड़ा ऐसे करके बनाते हैं डेल, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन है। एक बार ऐसे समझ लो, एक बार डिफरेंशिएशन किया आपने किसी का, दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन। दूसरी बार किया सेकंड डिफरेंशिएशन, 2 बार किया, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है? तो ये ऐसे कर लिख रहा हूं, डेल साई अपॉन डेल एक्स, दिस इज फर्स्ट डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये सेकंड डेरिवेटिव्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और उसको पढ़ते हैं डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। या ऐसे समझिए, इट इज दैट पार्ट ऑफ द वेव दैट लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। अब जो समझदार सा बच्चा है वो समझ जाएगा कि दूसरा पार्ट कैसे लिखेंगे। बोलो दूसरा पार्ट कैसे लिखेंगे? प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई वाला पार्ट। बोलो बच्चों तीसरा पार्ट, प्रियंका बताएगी, प्रियंका बताओ व्हाट इज द थर्ड पार्ट? डेल स्क्वायर, डेल 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 स्क्वायर डेल स्क्वायर साई साई अपॉन डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल ये एक्स, ये वाई, तो ये जेड जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v अपॉन h स्क्वायर साई इक्वल्स टू g। ये पूरी इक्वेशन है बच्चों। 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v
साई इक्वल टू जी। E इज द टोटल एनर्जी। E क्या है बेटा? टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है बेटा? प्लैंक कांस्टेंट। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्गर इक्वेशन। फिर से लिखता हूं, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज, प्लस ये जो 8 पाई स्क्वायर है, इसमें से मैं 4 अलग कर लेता हूं, पाई स्क्वायर को 4 के साथ मिला लेता हूं, 2m अलग कर लेता हूं। देखो 4 इंटू 2 फिर से वही 8 हो जाएगा, और बेटा e माइनस v अपॉन h स्क्वायर साई इक्वल्स टू 0। बोलो बच्चों, ये दूसरी फॉर्म मैंने इसकी लिख दी। इस दूसरी फॉर्म को अभी और मॉडिफाई करते हैं। देखो क्या मॉडिफाई करते हैं, डेल स्क्वायर साई डेल एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर साई डेल जेड स्क्वायर प्लस ये 2m को ऊपर ही रखिए, 2m e माइनस v साई अपॉन h। देखो ये h और ये 4 पाई, इसको 4 पाई कैसे लिखें, 2 पाई और इसका स्क्वायर। देखो ये h स्क्वायर और बेटा ये 4 पाई स्क्वायर हो गया, 4 पाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो 8 पाई स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 0। ये as it is 2m e माइनस v साई h अपॉन 2 पाई, इसको मैंने शायद आपको h अपॉन 2 पाई शॉर्ट में इसको ऐसे ऐसे लिखे ना, इसमें आप ऐसे कट लगा देते हैं। इसे पढ़ते हैं h डीरक, डीरक पढ़ते हैं, h डीरक, h कट, h डीरक। शुड आई रिपीट, शुड आई रिपीट? यहां तक की बात समझ में आ गई? फिर मैंने क्या किया, ये 4 पाई स्क्वायर को इसके नीचे ले गया h, और 4 पाई इसके नीचे 2 पाई लिखा गया, और दोनों का स्क्वायर कर दिया तो h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर, तो सेम ही तो है, ये इसके नीचे आ गया भाई। और मैथमेटिकली रूट पे फिर ऊपर चला जाएगा तो सेम इसको ऐसे लिख सकते हैं, h अपॉन 2 पाई दैट कैन बी रिटन एज h, और इसमें से कट लगा देते हैं ऊपर, इसको पढ़ते हैं h डीरक। डीरक इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, फर्मी डीरक। दो साइंटिस्ट ने बहुत काम किया क्वांटम मैकेनिक्स में। तो बेटा नेक्स्ट में इसको कैसे लिख सकता हूं, अपॉन 2 पाई को ये लिख दिया मैंने, h में कट लगा दिया और इसका क्या कर दिया, स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज अनदर फॉर्म। नीट में सीधा सीधा एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से श्रोडिंगर इक्वेशन कौन सी नहीं है। अरे जब आपको सारी पता होगी तो कौन सी नहीं है बता देंगे। एक गलत लिख के दी हुई थी, बाकी सब ठीक लिखी हुई थी। बोलो बच्चों, तो ये तो हो गई इसकी कुछ फॉर्म श्रोडिंगर इक्वेशन की, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये सब याद रखनी पड़ती है। एक याद कर लो तो बाकी सब मॉडिफाई करके पता चल जाती है। बेटा इसे हटा, इसकी बड़ी जो फॉर्म है इसकी कुछ छोटी फॉर्म भी बनाई जा सकती है। इसे एक ऐसे भी लिखा जा सकता है, h, h के ऊपर ऐसे कैट लगाते हैं। यूनिट वेक्टर पढ़ा आपने, यूनिट वेक्टर? वेक्टर क्वांटिटी जानते हो? क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी बेटा? जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन भी होती है और उसकी यूनिट। और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें डायरेक्शन भी है। तो एक हमारे होते हैं यूनिट वेक्टर। क्या होते हैं? यूनिट वेक्टर। उन्हें हम कहते हैं I, J एंड K। ये जो I यूनिट वेक्टर है
इसे ऐसे लिखा जाता है आई के ऊपर ऐसे कैप लगा करके। कैप का मतलब होता है यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड 1 एंड दिस क्वांटिटी लाइज अलोंग एक्स एक्सिस। अगर मैं कहता हूं जे कैप, ऐसे लिखता हूं, जे लिखा उसके ऊपर ऐसे कैप लगा दी, इसका मतलब है ये कोई वेक्टर क्वांटिटी है अलोंग वाई एक्सिस। के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। उससे हमें ज्यादा लेना देना नहीं, आप इसको समझिए एच, इसके ऊपर मैंने जो लगाया हुआ है इसके कैप ही पढ़ते हैं इसको, एच कैप। तो इतना बड़ा मैं लिख करके इसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है एच साई इज इक्वल टू ई साई, दैट इज आल्सो द वन फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन। साई जो है इट इज अ वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉनिक वेव है उसका एक तरह से एम्पलीट्यूड है। तो एच साई इज इक्वल टू ई साई, ये इसकी एक और फॉर्म है। इस एच को क्या पढ़ते हैं बच्चों? जो एच है वो स्मॉल एच एच कैप पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं हैमिल्टोनियन। एक हैमिल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। पहले लिख लो फिर समझाता हूं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो ये बड़ी फॉर्म में लिख करके ऐसी छोटी फॉर्म में इसे हैमिल्टन ने लिखा, एक मैथमेटिशियन थे हैमिल्टन। ऑपरेटर का मतलब क्या होता है जरा समझ लीजिए, ऑपरेटर का क्या मतलब होता है? कितने बच्चों ने नोट कर लिया? जल्दी से आगे बढ़ाएं। ऑपरेटर का मतलब समझिए। मैंने 2 नंबर लिखे हैं 10 एंड 5, 3 बार लिखा नंबर। मैंने इनके बीच में ये वाला साइन लगा, मैंने इनके बीच में ये साइन लगा, मैंने इनके बीच में ये साइन लगा। ऑपरेटर मींस हाउ these two number will behave। तो जैसे प्लस माइनस या डिवाइड का सिंबल होता है कि इन दो नंबर को एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे ऑपरेट होना है, उसे कहते हैं ऑपरेटर। तो प्लस माइनस डिवीजन ये सब ऑपरेटर ही हैं, ठीक है। ऑपरेटर ड्राइवर गाड़ी चलाने वाला उसे भी ऑपरेटर कह देते हैं। तो बेटा ये जो 10 है अगर इसके बीच में प्लस लगा है तो 10 + 5 15 आंसर आएगा। क्यों भाई गलत कह रहा हूं क्या? और यहाँ पर 10 / 5 तो यहाँ पर 2 आंसर आएगा और यहाँ पर 5 आंसर। तो दो नंबरों के बीच में लगा हुआ जो एक सिंबल है दैट दिस इज सिंपली ऑपरेटर। तो साई को कैसे बिहेव करना है उसको समझाने के लिए वी हैव टू यूज एन ऑपरेटर दैट इज नोन एज हैमिल्टन ऑपरेटर। कुछ बात समझ से में आ गई क्या बच्चों? हाँ ना कुछ बोलिए। आ गया समझ में पॉइंट? तो इसकी एक ये भी फॉर्म होती है, एक और फॉर्म होती है। ये जो आपका H ऑपरेटर है इसे दो पार्ट में डिवाइड करके लिखा जा सकता है T + V psi is equal to E psi। T is kinetic energy operator, kinetic energy operator, V potential energy operator। ये दोनों फॉर्म एनसीईआरटी में दिए, मैं इसलिए करा नहीं पड़ता। T काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, V पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, psi वेव फंक्शन। क्या बात कुछ समझ में आ गई बच्चों? तो बेटा ये इसकी फॉर्म याद रखेंगे, एक दो बार लिखेंगे तो ये बातें आपको याद हो जाएंगी। अब सुनिए नई बात, जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, कौन सी इक्वेशन? ये H क्या टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है? एक तरह से बिल्कुल टोटल एनर्जी की इक्विवेलेंट ही है ये। जैसे टोटल एनर्जी E इज द टोटल एनर्जी, E इज द टोटल एनर्जी। तो H इज टोटल एनर्जी ऑपरेटर, स्प्लिट करके लिख दिया तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर। कुछ कह रहा था मैं, क्या कह रहा था? हाँ, जब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, कौन सी इक्वेशन को? श्रोडिंगर इक्वेशन को। किसे सोल्व करते हैं? जब श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो साई की बहुत सारी वैल्यूज आती है, ठीक है। क्या आती है साई की? बहुत सारी वैल्यूज आती है।
और साई के रेस्पेक्ट में एनर्जी की भी बड़ी सारी वैल्यूज आती हैं। एनर्जी तो निकाल सकते हैं इससे, ठीक है ना। तो साई की जो डिफरेंट वैल्यू आती हैं जो वेव फंक्शन की, लिखिए नीचे, बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन a large number of by solving this equation for hydrogen, अभी हाइड्रोजन की बात हो रही है, for solving this equation for hydrogen a large number of values of psi are obtained, a large number of values of psi are obtained which are known as, साई की जो बहुत सारी परमिटेड वैल्यूज आती हैं, साई की जो भी वैल्यू आएगी, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ 1 2 3 ऐसे वैल्यू बहुत सारी आ गई, समझाने के लिए लिखा मैंने, ये नहीं आएंगी कुछ और आएंगी। तो जो साई की बड़ी सारी वैल्यूज आती हैं और परमिटेड वैल्यू का मतलब है कि वो वैल्यू एग्जिस्ट करें, उन सभी वैल्यूज को कहा जाता है आइगन फंक्शंस। क्या कहते हैं वैल्यूज को? आइगन फंक्शंस। साई की जो परमिटेड वैल्यूज आती हैं, इक्वेशन को सोल्व किया, अरे बेटा आपके पास में ये इक्वेशन है, देखो यहाँ पर x² इज इक्वल टू 4, x के लिए सोल्व करेंगे इसको तो x की दो वैल्यू आएंगी +2 -2। ऐसे ही डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ये पूरी इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो साई की बड़ी सारी वैल्यूज आएंगी, उन वैल्यूज को साई की हम क्या कहते हैं? आइगन फंक्शंस। शुड आई रिपीट? कितने बच्चों को बात समझ में आ गई? और बेटा इस साई की वैल्यू के रेस्पेक्ट में कोरोस्पोंडिंग जो एनर्जी की वैल्यू आएगी, एंड द वैल्यूज ऑफ एनर्जी with respect to psi, and the values of energy with respect to psi are known as eigen values उन वैल्यूज को क्या कहते हैं? आइगन वैल्यूज। आइगन फंक्शन किसे कहते हैं? जो साई की वैल्यू आई है, और साई की वैल्यू के रेस्पेक्ट में जो एनर्जी की वैल्यू आई है उन्हें क्या कहा जाता है? आइगन वैल्यूज। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बेटा इस पूरे रिप्रेजेंटेशन को कहा जाता है स्क्रोडिंजर